अपनी डपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां बढ़ गई हैं। 26 जून तक बढ़ाई गई है गर्मियों की छुट्टियां। अब 27 जून को खुलेंगे स्कूल, तो कुल 11 दिन बढ़ाई गई है छुट्टी। सीएम योगी के आदेश पर छुट्टियों में बढ़ोतरी की गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 26 जून तक छुट्टियां बढ़ा दी गई है। 27 जून को स्कूल खुलेंगे और कुल 11 दिन की छुट्टियां बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर छुट्टियों में बढ़ोतरी की गई। गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। गेमिंग एप्लीकेशन से धर्मांतरण का मामला सामने आया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा गया। फोर्टनाइट एवं डिस्कार्ड नामक गेमिंग ऐप की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। अगले 10 दिन के भीतर जांच एवं कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। ऑनलाइन गेम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नाबालिगों के धर्म परिवर्तन के मामले में एनआईए की टीम यूपी पुलिस की मदद कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, और यूपी पुलिस से जांच एजेंसी से मदद मांगी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी पुलिस शाहनवाज और बद्दों के खिलाफ एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी करने जा रही है। बद्दों के विदेश भागने की संभावना के चलते पुलिस एलओसी जारी करेगी और शाहनवाज की तलाश में देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है पुलिस। तो देखिए, हाल ही में यह मामला सामने आया था जहां पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हिंदू नाबालिगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और 2 चरण में यह पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पहले चरण में गेम के प्रति लोगों को यहां पर जागरूक किया जाता था। उसके बाद में धर्मांतरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाती थी। और ये जो चैट आपको दिखा रहे हैं ये भी सामने आया है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह से धर्मांतरण का खेल खुलेआम जारी था। और गाजियाबाद में गेम ऐप से धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसके बाद में आरोपी शाहनवाज की मां घर वापस लौटी है। मुंबई में शाहनवाज का परिवार था जो कि फरार है और शाहनवाज की मां मुमताज खान अकेले घर वापस लौटी। और आज गाजियाबाद पुलिस मुंबई पुलिस की मदद से शाहनवाज के परिवार का बयान दर्ज करेगी। तो देखिए, 2 नाम जो निकलकर सामने आए थे उनमें से एक नाम था शाहनवाज का, जो कि फरार चल रहा है और पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन अब परिवार वालों से पुलिस बयान दर्ज करेगी। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने धर्मांतरण के आरोपियों और जामा मस्जिद के इमाम को सख्त सजा देने की मांग की। संतों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बहन बेटियों के बाद अब मासूम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। क्या मांगे आपकी हैं, किन मांगों लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं? अब हम ये चाहते हैं, हमारा धरना इसलिए है, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी बैठे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि उस इंसान को पकड़ के फांसी दी जाए। दूसरा, जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उसको गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए। जिस प्रकार का उन्होंने जवाब दिया है कि मुझे कुछ नहीं पता, जब वो फतवा जारी करते हैं तब ईद बनती है। आज उन्हें यही पता कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अब तक तो सिर्फ नौजवानों को ही इसका टारगेट बनाया जा रहा था, लेकिन अब छोटे बच्चों को भी इस हिजत में आ गए हैं। क्या कहना है इसको? मैं यही कह रहा हूँ, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हम इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब हम इनका जवाब इनके ही तरीके से देने को तैयार है। और हमारी संस्कृति, हमारे युवा अब हथियार भी उठाएंगे। अगर ये नहीं मानते तो हथियार भी उठाया जाएगा। हथियार भी उठाया जाएगा। आप बताइए कि जो आपकी मांगे हैं कि वहाँ मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो या उन्हें फांसी की सजा दी जाए, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा? ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और यही नहीं, पूरे भारत में हमने आह्वान किया है, हमने सभी संतों से आह्वान किया है, सभी हिंदू संगठनों से आह्वान किया है कि सब एकजुट हो, एक मंच पर आए और एक आवाज बुलंद करें। अगर इस पर कड़ी सजा नहीं होती है तो इस प्रकार के जो कथ्य हैं ये दोहराए जाते रहेंगे, इनकी प्रवृत्ति होती रहेगी और इसको अब किसी भी कीमत पे संत समाज और हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत संतों का देश है, सनातनियों का देश है और इसको हिंदू राष्ट्र बनवाना है। साथ साथ जो घटना घटित हुई है ये छोटी घटना नहीं है,
इसको नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सरकारों को भी और हम सबके लिए भी, क्योंकि अब उनका टारगेट नौनिहाल हो गए। पहले गरीब थे, बड़े थे, बच्चियां थी और आज नौनिहालों के पीछे पड़ गए। और लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां केजीएमयू की निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लग गई है। कार्डियोलॉजी बिल्डिंग में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू में आग लगने का मामला सामने आया है। तो एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, कार्डियोलॉजी बिल्डिंग में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केजीएमयू की निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, निर्माण कार्य यहां पर जारी था और इसी बीच आग लगने का मामला सामने आया। कार्डियोलॉजी बिल्डिंग है ये, जो कि निर्माणाधीन थी, जहां पर आग लग गई है। और हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आग किन कारणों के चलते लगी है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है और साथ ही कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन भी अब किया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये निर्माणाधीन बिल्डिंग धू-धू कर जल रही है। हालांकि क्या कारण रहे जिसके चलते यहाँ पर आग लगी है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो केजीएमयू की ये बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं, जो कि निर्माणाधीन थी। यहाँ पर कार्य चल रहा था और इसी बीच यहाँ पर आग लगने का मामला सामने आया। हालांकि गर्मी के दिनों में अक्सर शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह रहती है आग लगने की, लेकिन जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, कैसे लगी ये आग और क्या अभी आग पर काबू पा लिया गया है? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, केजीएमयू के कार्डियोलॉजी विभाग की निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लगी थी, जिस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बात ये रही कि ये बिल्डिंग अभी बन रही है, जिसके चलते कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी आग के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि बिल्डिंग निर्माणाधीन थी तो इसमें बांस और बल्लियां लगी हुई थी, जिसके चलते ही ये आग इतना ज्यादा फैली। अब दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए जांच भी बिठाई गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये आग कैसे लगी। क्योंकि बिल्डिंग बन रही थी तो वहां पर शॉर्ट सर्किट की भी संभावना कम है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कुछ मजदूर वहां पर मौजूद थे, तो हो सकता है उनकी लापरवाही के चलते ये आग लगी हो। लेकिन अभी फिलहाल प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरह इस आग पर काबू पाया जा सके और उसके बाद जांच करा के ये देखा जाएगा कि आखिर इसमें आग क्यों लगी और कैसे लगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव आपका। और आजमगढ़ जिले में धर्मांतरण के मामले थम नहीं रहे हैं। आरोप के मुताबिक यहां पूजा पाठ कर रहे लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इनकार करने पर मारपीट की गई है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की छानबीन की जा रही है। ऐसे कहोगे तुम? 30 मई को थाना रौनापार अंतर्गत ग्राम शाहड़ी में घटना हुई थी, जिसमें शादी के बाद मंदिर पर कुछ कार्यक्रम रखा गया था। इसमें एक पक्ष के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया कि जिसका कार्यक्रम है उसके द्वारा कोई चंदा मंदिर निर्माण में नहीं दिया गया था, जिसको लेकर इनकी आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई। इस मारपीट के संबंध में 31 मई को थाना रौनापार पर मुकदमा अपराध संख्या 170/2023, 323, 504, 506 पंजीकृत किया गया। दूसरा पक्ष जो इसमें अभियुक्त पक्ष था, उसके द्वारा आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो वादी पक्ष है उसके द्वारा धर्मांतरण के संबंध में पैसे का लालच दिया जा रहा है। इनकी तहरीर पर भी थाना रौनापार पर मुकदमा अपराध संख्या 177/23, धारा 34, 323, 506, 295A, 505(2) और 511 IPC 7 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अयोध्या में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में पुलिस ने 20 लोगों पर धारा 151 में चालान काटा है। कोतवाली बीकापुर के तोरो दराबगंज में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा चल रही थी और प्रार्थना सभा में भीड़ जमा हुई थी। धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर पुलिस ने छापा मारा, हालांकि धर्म परिवर्तन की पुष्टि नहीं हुई। अलीगढ़ में एक महिला ने नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि 7 माह से नौकरी का झांसा देकर विशेष समुदाय
के लड़कों ने शारीरिक शोषण किया। महिला ने आरोप लगाया कि युवक से मुलाकात फेसबुक आईडी पर निहाल चौधरी के नाम से हुई थी और अपने आप को हिंदू बताता था। युवक ने जब महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर इंटरव्यू के लिए बुलाया तो महिला को नशीली दवाएं दे दी गई और महिला के साथ में कुछ लड़कों ने गैंगरेप किया और वीडियो बना लिए। वीडियो के जरिए महिला को ब्लैकमेल करते रहे। महिला को धमकी भी दी गई, अगर अपना मुंह खोला तो उसे और उसके बच्चे को जान से मार देंगे। महिला की मुलाकात जब बजरंग दल के पदाधिकारियों से हुई तो उन्होंने महिला को हौसला देते हुए थाना सासनी गेट में अल्पसंख्यक युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र अधिकारी अभय पांडे ने तुरंत ही टीमों को गठित करते हुए लड़कों की तलाश शुरू कर दी है। मैं हिंदू महिला हूँ और वो हिंदू बन के मुझसे बोला कि मैं आपको जॉब देना चाहता हूँ। कौन? नाम उसने रेहान चौधरी बताया था, लेकिन उसका मैंने आधार कार्ड देखा तो उसका नाम रेहान था। तो उसने मेरे को जॉब देने के लिए बुलाया और उसके बाद उसने मेरे को बताया कि वहाँ आना है। मैं वहाँ पहुँची तो उसने बोला कि ऊपर जाना है और क्या नाम है, वहाँ पे मैं आपको मेरा भाई मिलेगा, वो आपसे बात करेगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। तो उसके बाद उसने मेरे को क्या खिलाया क्या पिलाया मुझे नहीं पता। मेरे साथ जो उसने किया उसकी वीडियो बना के और फिर मुझको उससे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं इसको ज़्यादा पैसों में बेच दूंगा अगर तुमने किसी से कुछ भी बोला तो। संपर्क में एक फेसबुक के जरिए एक लड़का आया जो कि हिंदू नाम से उसकी आईडी बनी हुई थी और वो लगातार इनको मैसेज करता रहा और क्योंकि ये पति के एक्सपायर होने के बाद आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही थी तो इनको नौकरी की ज़रूरत थी। उसने नौकरी का झांसा देकर इन्हें बुलाया, सासनी गेट के स्थित एक प्राइवेट अपार्टमेंट में उनको बुलाया, ऑफिस बताया और तो उसके भाई वजीर खान और उस रेहान और फुरकान ने इनके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वो वीडियो फ़ोटो बना के और इनके बच्चों को इनको जान से मारने की धमकी देते हुए और वीडियो फ़ोटो वायरल करने की धमकी देते हुए इनको लगातार 6 महीने से और बार बार इनके साथ बलात्कारी घटना को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। और संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। जीवा को 6 गोलियां लगी थी। देर रात संजीव जीवा का पोस्टमार्टम हुआ। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी थी और साथ ही पोस्टमार्टम देर रात को हुआ, जिसके बाद में डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी कि पीठ में 6 गोलियां लगी थी और कुछ गोलियां ऐसी थी जो कि आर पार भी हो गई थी, जिसके चलते संजीव जीवा की मौत हुई। आज अंतिम संस्कार होना था और साथ ही लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर देर रात जीवा का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी थी और इनमें से कुछ गोलियां ऐसी थी जो कि पीठ से आर पार भी हो गई थी, जिसके चलते संजीव जीवा की मौत हुई। और ये गोलियां भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही ये पिस्टल भी आपको दिखा रहे हैं और ये पिस्टल भारत में बैन नहीं है और 1500 से लेकर 2000 रुपए में इसकी गोलियां भी उपलब्ध होती हैं और साथ ही इसी बंदूक से संजीव जीवा की हत्या की गई। और लखनऊ कोर्ट में हुए फायरिंग में घायल बच्ची से सीएम योगी केजीएमयू जाकर मिले और उसका हालचाल भी जाना। बच्ची को टॉफी और बिस्किट भी दिए। सीएम योगी ने बच्ची की मां से भी बात की। आपको बता दें कि संजीव जीवा शूट आउट में 1.5 साल की बच्ची को गोलियां लगी थी, जिसके बाद में उसे इलाज के लिए केजीएमयू में भर्ती कराया गया। इसके बाद सीएम योगी शूट आउट में घायल सिपाही से भी मिले और उसका भी हालचाल जाना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो बच्ची जिससे मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ सिपाही जिसको गोली लगी थी, घायल हुआ था, उससे भी सीएम ने मुलाकात की। जिस दौरान लखनऊ की अदालत में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या हुई, उस दौरान उसी कोर्ट प्रेमाइसेस में, कोर्ट रूम में 2 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद थे जिन्हें बुलेट इंजरीज लगी हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पैरों में चोट है, आप इनको लगी है और दूसरे शख्स को भी यहाँ पर बुलेट इंजरी भी है। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ था, कि किस तरीके से वारदात हुआ। आप वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आपकी तबीयत अभी कैसी है? तबीयत ठीक है। लाल मोहम्मद नाम है मेरा। कहाँ कहाँ आपको गोली लगी? ये पैर में लगी है, एक जगह लगी है और दूसरे पैर में एक जगह लग गई। पूरा मामला जब संजीव पर हमला हुआ
उस दौरान आप कहाँ थे? उस समय हम उनकी पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। आप मतलब बाराबंकी से यहाँ पहुंचे थे? नहीं। हाँ। हमारी ड्यूटी लगी थी उनकी पेशी कराने के लिए, तो हम लोग पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे बस अचानक गोली चलने लगी। जिस दौरान गोली चली उसके बाद का रिएक्शन किस तरीके से कोर्ट प्रेमाइसेस पर? अब चूंकि उस समय हमें भी गोली लग चुकी थी, चूंकि हम कुछ देख नहीं पाए थे। जब वो संजीव जमीन पर गिर गया तो आप भी गिर चुके थे। सब कुछ जो उन्होंने आंखों देखी वहां पर देखा, उन्होंने अपनी जुबानी उन्होंने बताया। एक और शख्स हमारे साथ हैं, पुलिस के जवान, जो उस दौरान वहां पर कोर्ट प्रेमाइसेस में, कोर्ट रूम में मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। सर कमलेश कुमार। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी वहां पे? 4-5 4-5 तो बताया जा रहा है कि संजीव पे ही लगी थी गोली, क्योंकि एक बच्ची को भी तो चोट लगी थी, एक छोटी सी बच्ची को गोली लगी। बस इतने हमको सुनाई दिया, वहाँ पे अफरा तफरी मच गए। उसके बाद उसको पकड़ने में हम लोग लग गए, पकड़ लिया गया। वो कितने देर का वाकया होगा ये पूरा मामला? सेकेंडों में 2 से 3 मिनट में सब कुछ खत्म। मिनट नहीं, सेकेंड। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कोर्ट में मर्डर पर कहा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ने महाराजगंज में ये बात कही है। उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ ही वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पर के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अपराधी पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट में गोली चली है, उस प्रकरण की जांच हो रही है। जो भी अपराधी होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। और शामली में जीवा के परिवार को पुलिस ने नजरबंद किया है। आरोप के मुताबिक पुलिस गांव की महिलाओं को अंदर नहीं जाने दे रही। घर में सास और मां मौजूद है। आदमपुर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हैं? क्या आप गांव के लोग हैं आप? तो आप जाना चाहते थे, क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या कह रहे? जब आए शव आ जाएगा तब जाने देंगे। क्या बोला पुलिस ने? अंदर नहीं जाने देने के, फिर देखने में जाने में क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत अंदर जाने में? अच्छा। नाथूराम गोडसे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि जहां तक मैंने जाना है, पढ़ा है, वो एक देशभक्त थे। हालांकि उन्होंने कहा कि गांधी जी की जो हत्या हुई, हम उससे सहमत नहीं है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के कार्यक्रम में बलिया पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे की देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कौन से गांधीवाद पर चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं। गांधी जी को मारा एक अलग इश्यू है, लेकिन जो इतना मैंने गोडसे के बारे में जाना है, जितना मैंने पढ़ा है, तो देखिए वो भी एक देशभक्त थे। लेकिन गांधी जी की जो हत्या हुई उससे हम सहमत नहीं। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आगरा के जामा मस्जिद से देवग्रहों की मुक्ति के लिए कनाडा में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़ा और केशवदेव मंदिर से मूर्ति लूटकर उसे आगरा में मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया। श्री कृष्ण भक्तों ने इसे हिंदू समाज के लिए अपमानजनक बताया और प्रतिमाओं को वापस लेने का संकल्प भी लिया।
से मेरे कन्हैया मुक्त होने चाहिए। चाहते हो? आज हम हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार वाले दिन टोरंटो ब्रम्पटन हिंदू महासभा में इतने हजारों सनातनी इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किस लिए करेंगे? जिससे हनुमान जी महाराज हम पर कृपा करें और हमारे कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ी से मुक्त हो सके। इसके लिए हम हनुमान चालीसा का मेरठ में बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर बड़ा एक्शन हुआ। गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 गाड़ियां जब्त की गई। किठौर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। याकूब कुरैशी और उनका परिवार मीट के अवैध कारोबार में लिप्त था। अब तक याकूब कुरैशी की 27 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। याकूब कुरैशी पर अवैध तरीके से मीट का कारोबार करने का आरोप है। मामले में याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी और 2 बेटे समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से 10 लोगों को जेल भेजने के बाद याकूब समेत परिवार के लोगों को भी जेल भेजा गया। हाजी याकूब कुरैशी की जो 14(1) में गैंगस्टर एक्ट में जब्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें उनकी ज़मीनें और मकान लगभग 27 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और इनकी 32 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें 8 गाड़ियों को जब्त करके यार्ड में भेजा जा चुका है। शेष गाड़ियों की तस्दीक की जा रही है और इन गाड़ियों को शीघ्र जब्त कराया जाएगा। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।